चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। सिस्टम ऑफ पार्टिकल मोशन बेटा। सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इस चैप्टर में बेटे एक सबसे इम्पोर्टेंट जो और बड़ा माइन्यूट सा टॉपिक जो है वो आता है सबसे पहले, दैट इज बेटे सेंटर ऑफ मास। यहां से हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, दैट व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म सेंटर ऑफ मास। बेटे बिफोर आई स्टार्ट द डिस्कशन रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, आपके माइंड में कोई ना कोई बात होगी सेंटर ऑफ मास के रिगार्डिंग की। आप किस चीज को समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए? जैसे हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, बताइए और थोड़ा डिटेल में। जहां पे मास बैलेंस हो जाता है, बहुत बढ़िया। और इसको वर्ड्स में कहने की कोशिश करिए जो आप ऐसे एक्टिविटी करके दिखा रहे हो। ओके, बैलेंस करके दिखा दिया, हो गया, अच्छी बात है। एनी अदर चाइल्ड बेटा? आप देखिए, एक्टिविटी भी हम करते हैं, हमें पता है, उसको बेटे वर्ड्स में कहने की कोशिश करिए कि आप सेंटर ऑफ मास को कैसे कैसे सकते हैं, डिफाइन कैसे कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली तो लिखने के नंबर मिलते हैं ना बेटा। हाँ जी हाँ जी, दोबारा बोलेंगे। is supposed to be concentrated. Very nice. Any addition or deletion of the words in this definition without statement, Raman? Naman? Very nice, very good idea. Naman? Same. Nidhi, Diksha, Arshpreet, ठीक है। आपने देखिए बेसिक आइडियाज आपने सबने ठीक बताए हैं। इन सारी चीजों को बेटे एक सिस्टमेटिक वे में हम एक्सप्रेस कर देंगे, यही एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। जैसे ये स्टूडेंट्स पेन को बैलेंस करके दिखा रहे हैं, एक्टिविटी के थ्रू बता रहे हैं, कुछ बच्चे नो डाउट वर्ड्स में भी बता रहे हो, यू आर ऑल करेक्ट। बट मैं थोड़ा सा ऐड करके इसको डेफिनेशन को सिस्टमेटाइज कर देता हूँ। सेंटर ऑफ मास बेटे, पहली बात तो ये है, ये एक इमेजिनरी पॉइंट होता है, रियलिटी में नहीं होता। इट इज द इमेजिनरी पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द सिस्टम or the body or the particles is supposed to be concentrated. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटे ये है, रिंग आपके हाथ में सबके दिख ही रहा है, ऐसे इस तरीके वाला रिंग, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? कैन यू हैव एनी आइडिया? हाँ जी, सेंटर ऑफ द रिंग पे इसका जी सेंटर ऑफ मास होएगा, बिल्कुल ठीक। और इसका मतलब बेटे ये हुआ कि ये जरूरी नहीं है कि बॉडी के ऊपर हो, इट मे बी आउटसाइड द बॉडी आल्सो। आपका रिंग जो है सेंटर ऑफ मास उसके ऊपर तो आया ही नहीं है, ये तो उससे बाहर है। जो खाली जगह है, जो रफ सेंटर है आपके सर्कल का, रिंग का ज्योमेट्रिकल सेंटर, वहां पे लाई कर रहा है, और वो तो बॉडी का हिस्सा ही नहीं है। इट मीन्स दैट बेटा कि आपके ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है ये बॉडी पे लाई कर भी सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। जैसे ये नोटबुक्स पड़ी हैं, बेटे एक मिनट देना, नोटबुक, इसको डायगोनल्स को अगर ज्वाइन कर दें तो सेंटर जो होगा बिल्कुल आपका यहाँ पे इस तरीके से वंश एंड वैभव एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे, आई एम ट्राइंग टू डू द सेम। और इसमें ये ज्योमेट्रिक सेंटर जो है, इसको मैं सेंटर ऑफ मास तो नहीं कह रहा हूं, यहाँ पे बॉडी बैलेंस हो रही है, ठीक है जी। तो आपका जो सेंटर ऑफ मास है रफली ये ज्योमेट्रिक सेंटर ही होता है। इन यहाँ पे मैं ये शो करने की कोशिश कर रहा था कि इस केस में सेंटर ऑफ मास आपका आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर ही लाई कर रहा है। और जो आपने पहले एग्जांपल देखा
जिसमें रिंग की बात की थी हमने, रिंग का ज्योमेट्रिक सेंटर जो है बिल्कुल सेंटर पे होगा और वो बॉडी के ऊपर लाई नहीं करता। तो सेंटर ऑफ मास ये बॉडी के ऊपर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं, आइए इनको एक बार सिस्टमेटिक वे में लिख लें, फिर हम आगे चलेंगे बेटा। सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज एन imaginary point where the whole mass of the body is supposed to be concentrated बेटे, कंसंट्रेटेड। और ये पॉइंट रफली आपका ज्योमेट्रिक सेंटर हो सकता है, ज्योमेट्रिक सेंटर हो सकता है। और इससे भी बड़ी बात, इट मे और मे नॉट बी ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर हो भी सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स आपको दोनों तरह की मैंने एक एक बता दी है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन मैनेज दिस ऑल बेटा। डियर चिल्ड्रन, जैसे हमने ऑलरेडी बात कर रखी है कि थोड़ा सा एनालिटिकल मैथमेटिकल कंटेंट इसमें होगा, तो मैं आपको यही कहूंगा सबको कि साथ साथ मेरे जरूर लिखिएगा। आइए सबसे पहले हम बेटे टू पार्टिकल सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। टू पार्टिकल सिस्टम का मतलब है कोई बॉडी दो पार्टिकल्स को ज्वाइन करके बनी हुई है, दो चीजों से बनी हुई है, दो ऑब्जेक्ट से बनी हुई है, दैट वी विल कॉल एज द टू पार्टिकल सिस्टम। सिस्टम में दो ही पार्टिकल्स हैं, फिर हम उसको जनरलाइज करके एन पार्टिकल के लिए अपने रिजल्ट को एक्सटेंड कर लेंगे बेटा। सो किसको नहीं दिखाई दे रहा प्रॉपरली? वैभव इधर आ जाइए आप, नहीं इधर आ जाइए आप, वो खाली सीट्स हैं, फ्रेश एयर डायरेक्ट सप्लाई, नहीं नहीं एयर की सप्लाई कह रहा हूं मैं, आ जाइए उधर। सो इसके बाद बच्चों हमारे पास बात आ जाती है सेंटर ऑफ मास निकालने जा रहे हैं हम टू पार्टिकल सिस्टम के लिए, अंदाजा लगाने जा रहे हैं, और भी बहुत कुछ बातें करेंगे इसके रिगार्डिंग। सो वी हैव टू पार्टिकल सिस्टम। कभी बात मान के भी देखो, उसका फर्क आपको बाद में नजर आएगा, अभी नहीं नजर आएगा। लेटर ऑन यू विल रियलाइज कि कोई बात थी, इसीलिए कहा था सर ने। वो उधर, वो डायरेक्ट विंडो के पास, नहीं नहीं बाहर थोड़ी चले जाएंगे आप। सो बेटे ये टू पार्टिकल सिस्टम में आप अपने ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस जो हैं एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, सहज को दिख रहा है? अगर इधर किसी को प्रॉब्लम है तो इस तरफ शिफ्ट हो सकते हैं आप, खाली सीट्स हैं सारी। ये आपके पास बेटे आपका एक्स वाई और जेड एक्सिस हैं। वंश इज ऑल राइट, ओरिजिन इनको आप एक्स एक्सिस, इनको वाई, इनको जेड एक्सिस बच्चों कह सकते हैं। सिस्टम है पार्टिकल्स का, दो पार्टिकल से बना हुआ है, एक हमने यहां पे मान लिया, एक यहां पे हमने मान लिया। और पहला पार्टिकल, इसका मास बच्चों हमने स्मॉल m1 कह दिया, इसका मास m2 कह दिया। जो बातें मैं बोल रहा हूं जनरली बुक पे लिखी होती हैं, सपोज ए पार्टिकल ऑफ मास m1, ये वो सारा मैं साथ साथ आपको करी जा रहा हूं। जब आप पेपर में अपीयर होते हैं तो इतना डिटेल लिखना नहीं होता, आपको डायग्राम बनाकर सीधा अपना एक्सप्रेशन पे आ जाना होता है, अनलेस और अनटिल वो कहें कि आप डिटेल में इसको करिए, तब जरूरत होती है, अदरवाइज राइट ऐसे चले जाएंगे आप। m1 मास है पहले पार्टिकल का डियर चिल्ड्रन, इसका पोजीशन वेक्टर सेंटर और जो ओरिजिन से r1 वेक्टर हमने कह दिया, r1 वेक्टर। और सेकेंड पार्टिकल डियर चिल्ड्रन आपका जो है, इसका जो सेंटर ऑफ सॉरी इसका जो पोजीशन वेक्टर है हमने r2 कह दिया। दो पार्टिकल्स को आपने ये ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रॉ कर ली,
ये दो पार्टिकल्स मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, एक चीज बना रहे हैं, हम उस चीज की स्टडी कर रहे हैं कि इसका चीज का, इस बॉडी का, इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, या इसके कुछ और बातें करेंगे इसके साथ रिलेटेड। अब बच्चों देखो, आपका कोई भी आप दो पार्टिकल अपने सिस्टम में कंसीडर कर लीजिए, इनके बीच में इंटरनल फोर्सेस तो एग्जिस्ट करती ही करती हैं। ये आ जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बेटा, इस पे इसकी वजह से। ये आ जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इंटरनल फोर्सेस हैं ये, और एक्शन रिएक्शन पेयर बना देती हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट भी कर देती हैं, इनका रिजल्टेंट कुछ भी नहीं होता। और इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स डियर चिल्ड्रन आपने लगाया स्मॉल f1 के बराबर पहले ऑब्जेक्ट पे। आपके सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो बॉडीज हैं, दो पार्टिकल्स हैं। पहले पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स F1 आपने लगाया, ये इंटरनल फोर्सेस हैं, बड़े कैपिटल F में इंटरनल वाले हैं, और स्मॉल f में जो इंडिकेट कर रहा हूं मैं, दीज आर इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस बेटे। सो अब अगर बेटा इमेजिन कर लूं मैं कि ये जैसे हमने कहा था सेंटर ऑफ मास जो है, it is the point where the whole mass of the system is supposed to be concentrated. मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट पे दोनों पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास है वो लाई करता है, इसका और इसका ये लाइन ज्वाइन कर रही है। जरूरी थोड़ी कि पार्टिकल या बॉडी के ऊपर ही हो, जैसे हमने रिंग का केस लिया था। और डियर चिल्ड्रन ये आपके पास आ जाएगा जी आर, आप यहाँ पे CM सेंटर ऑफ मास लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, आपके मन की खुशी की बात है ये। अदरवाइज सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया। अदिति क्लियर है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, नाइस। अब बेटे पहले पार्टिकल की अगर बात करें, न्यूटन्स सेकंड लॉ तो हमें सबको आता है पुत्र, आता है ना? दिशा पुत्र बताएंगे थोड़ा सा स्टेटमेंट पार्ट। निधि सेकंड लॉ पुत्र वैसे पता है, बता नहीं पा रहे हैं ना। अर्शप्रीत आता है, वर्ड्स में नहीं कह पा रहे हैं। आता, हाँ, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। आप सीधा रिजल्ट पे पहुंच गए हैं, ये रिजल्ट है सेकंड लॉ का। गुड, थम्स अप फॉर यू। बट ये है कि इसका स्टेटमेंट पार्ट हमें चाहिए। उत्तर हरमन, दिलजीत और सिमरन, देवनूर, सॉरी, नहीं ये तो मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया ना पुत्र। मनजोत, सॉरी गुरसिमरन, बोलो, कोई बात नहीं। सहज, वेरी नाइस, वेरी नाइस। Rate of change of linear momentum is directly dependent upon the magnitude of the external force we are applying on the system. पहला आपका ऑब्जेक्ट ये है, इसका बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में dp1 लिख सकता हूं। dp1 by dt इज इक्वल टू, इस पे फोर्स एक तो ये लग रही है, एक बेटा ये लग रही है, ये इक्वेशन हमारा बन गया बच्चों। पहले पार्टिकल पहले पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, ये दो, इसका मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, इतना चेंज हो रहा है, हमने इसको ये लिख दिया। ये अंकिता अपनी क्लास में है, ये कौन बच्चा आ गया है? dp2 अपॉन dt, ये बेटा सेकंड पार्टिकल के लिए हमने कर दिया। इट इज f21 प्लस f1 कर दें बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? हाँ, F2 सॉरी, नॉट 1 बट F2, राइट। ये दोनों इक्वेशंस क्लियर हैं? कहां से आई है? न्यूटन सेकंड लॉ को हमने डायरेक्टली मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया दोनों पार्टिकल्स के लिए। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं बेटा, आइए ऐड कर दी दोनों इक्वेशंस को बेटा, एक ये और एक ये, इनको ऐड कर देते हैं। सो वी विल हैव dp1 अपॉन dt पहले पार्टिकल का मोमेंटम, dp2 अपॉन dt दूसरे पार्टिकल का,
और बच्चों F12 प्लस F21, बड़े वाले मैंने एक जगह इकट्ठे कर लिए, छोटे वाले एक जगह इकट्ठे कर लिए। राइट बेटे, ये तो आपका एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहे हैं, ये तो खत्म हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। और आपके पास डियर चिल्ड्रन जो रिजल्टेंट बचेगा, देखिए इसमें भी DDT मैं कॉमन ले लेता हूं लेफ्ट साइड पे, इट विल बी P1 प्लस P2। अगर मन में कोई भी शक हो, डाउट हो, इसको डेरिवेटिव को परफॉर्म करके देख लो, आपको ये इक्वेशन मिल जानी चाहिए। देन अकॉर्डिंगली वी विल मैनेज। राइट साइड पे आपका ये डियर चिल्ड्रन इंटरनल फोर्सेस पेयर्स में कैंसिल आउट करती हैं, खत्म हो गई। F1 और F2, एक फोर्स 10 न्यूटन का, एक 15 न्यूटन का है, डायरेक्शन वगैरह हमें कुछ नहीं दिया हुआ, इनका दोनों का आपने रिजल्टेंट निकाल लिया, लेट दैट बी F। F इज इक्विवेलेंट टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। सिंपल एडिशन नहीं है बच्चों, ये अपने माइंड में साथ साथ ये बात लेके भी चलनी है। हम नंबर नहीं ऐड कर रहे हैं कि 5 और 4 ऐड कर दिए 9 हो गए, नहीं, ये पता नहीं किस डायरेक्शन में है, वो पता नहीं किस डायरेक्शन में है। जब आप ये लिख रहे हो, आप डायरेक्टली ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम या कोई और लॉ लगाकर लिख रहे हैं, सीधा नंबर की एडिशन नहीं है ये। राइट, अब आइए आगे देखें हम क्या कर सकते हैं इसके साथ, किस तरीके से इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। P1 आपका बच्चों जो है, आप इसको M1V1 लिख सकते हैं और इसको M2V2 बेटा लिख सकते हैं। ये आपका FSH आ गया जी, कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं। देख ले कौन है अंकिता। सो V1 वेलोसिटी, हाँ जी, बच्चा ही है कोई, किसी और क्लास का होगा, और कौन है? अंकिता बेटा, अंकिता, आई थिंक शी इज फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड और गलती से इधर आ गई है, ये 11th स्टैंडर्ड की क्लास है। अंकिता देखो अब अपना क्या है सिस्टम आपका। V1 वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर बेटे हुआ करती है ना, dr/dt को ये v लिखते हैं, तो आप इसको ddt ऑफ M1 dr1/dt कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं बच्चों। और इट इज M2 dr2/dt कर दें, ऐसे हो जाएगा जी। देखिए कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं लग रही बेटा। आप क्या करिए आगे बेटा, DDT को अगेन एक बार कॉमन ले लीजिए ताकि आपका ये एक्सप्रेशन बिल्कुल फिर से स्ट्रीमलाइन हो जाए। ये सिंगल डेरिवेटिव है डियर चिल्ड्रन, d2/dt² डबल डेरिवेटिव बन गया M1r1 प्लस M2r2, इट इज इक्वल टू बेटे एक्सटर्नल फोर्स F। ऐसे हो सकता है ये, वेबर एंड वंश, क्लियर ऑल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपके सिस्टम का मास टोटल कंबाइंड, दीदी दोनों का मास कितना है बेटा, पार्टिकल्स का कंबाइंड? ठीक बोल रहे हो, थोड़ा हिम्मत रखा करो ना। दोनों का कंबाइंड मास कितना है? हाँ हाँ आगे, M1 प्लस M2, तो डरते क्यों हो, इसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा गलती हो जाएगा, फिर क्या हुआ। इन दोनों का मास ऐड कर दिया, टोटल मास ऑफ द सिस्टम आपके पास बन गया। तो बच्चों देखिए, मैं टोटल मास ऑफ द सिस्टम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, आपके रिजल्ट में कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा बताइए, क्या कहते हो बच्चों, आएगा चेंज? डेफिनेटली आएगा ही। उसको ठीक करने के लिए हमें ऐसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, अब नहीं आएगा। अब ठीक हो गया, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी बैलेंस, आपको इक्वेशन अपना बैक मिल जाएगा। नाउ ये टोटल मास ऑफ द सिस्टम
इसको जरा देखिए, इसको अगर हम m1 प्लस m2 d2 अपॉन dt स्क्वायर ऑफ r सेंटर ऑफ मास, मैंने बोला था आप लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं, इट इज अप टू यू। पहला डेरिवेटिव करोगे तो v आ जाएगा dv बाई dt, दूसरा डेरिवेटिव करोगे v का तो a आ जाएगा, और f इज इक्वल टू m इंटू a ही होता है ना बेटा। इसका मीनिंग ये हुआ डियर चिल्ड्रन, सेंटर ऑफ मास आपकी ऑब्जेक्ट का जो है, इसके ये वाला इसका एक्सप्रेशन बन गया m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और आपको ये चाहिए था असल में, इससे आगे हम बातें और बहुत करेंगे। आपको बेसिकली इसकी जरूरत थी, आपको डिराइव करना था कि सेंटर ऑफ मास का आप पोजीशन वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं। एक बार आपको ओवरव्यू बता दूं फिर भी बेटे मैं, बड़ा आसान सा काम है, हमने कोई खास काम नहीं किया। न्यूटन सेकंड लॉ लिखकर दोनों पार्टिकल्स के लिए दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया है, और ये आप रोज ही काम करते हैं ऐड यूज करने वाला, तो इसमें उसके बाद आपने डेरिवेटिव को थोड़ा डबल की फॉर्म में कर दिया है, और कुछ भी नई बात नहीं, राइट। इसको मैंने आर बोल दिया ना, अगर मैं आर इसको बोलूंगा तो आर यही हुआ ना फिर आपका, इसका मैंने नाम ये लिख दिया, और मैंने सेपरेटली कह दिया ये मेरा इसके बराबर है, इसको हमने सेंटर ऑफ मास बोल रखा है ऑलरेडी। इन अदर वर्ड्स, सेंटर ऑफ मास अगर आपको वेक्टर फॉर्म में निकालना होगा तो आप ऐसे निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकलेगा हमारा। फिर से एक बार सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां तक हमारा इक्वेशन बिल्कुल सेट हो गया था, हमने इसको टोटल मास से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, जस्ट टू गिव द शेप टू दिस एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म f इज इक्वल टू m इंटू a। ये आपका m है और ये आपका a है कलेक्टिवली अगर आप देखें तो, और ये डेरिवेटिव को इंक्लूड करके a है। इसका मतलब ये होगा ये वाली चीज जो है आपकी, ये पोजीशन वेक्टर है, डबल डेरिवेटिव लोगे तभी a बनेगा ना। ये किसका पोजीशन वेक्टर है? ये सेंटर ऑफ मास का, दैट इज व्हाई इट्स रिटन एज आर सेंटर ऑफ मास। क्लियर? इसके बाद बेटे थोड़ा सा ये आपका काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको बार बार यूटिलाइज करेंगे हम। थोड़ी सी बात और आगे ले चलें, अगर आपका बेटे सेंटर ऑफ मास कहीं ओरिजिन पे लाई कर रहा हो तो क्या होगा? इफ सेंटर ऑफ मास लाइज एट द ओरिजिन, तो डियर चिल्ड्रन अगर ये पॉइंट आपका यहां पे शिफ्ट हो जाए ओरिजिन पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन के साथ? क्या अमेंडमेंट करना पड़ेगा? एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड बेटा? हाँ जी, R1 R2 की वैल्यूज को बदलना पड़ेगा। मेजर चेंज क्या आएगा? यस, बड़े वाला R 0 हो जाएगा आपका। जब आप अपने सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इसको यहाँ शिफ्ट कर रहे हो, तो बड़े वाला R 0 हो गया, सेंटर ऑफ मास का R वेक्टर 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 है, R सेंटर ऑफ मास आपका 0 हो गया डियर चिल्ड्रन, तो हम बच्चों देखिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, M1 R1 जैसे आप अभी बता ही रहे थे कि जी इनको बदलना पड़ेगा, तो इनको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका 0 के बराबर आ जाएगा, तो इसकी जगह 0 लिख दिया और कुछ भी नहीं किया मैंने, इसको इधर, खत्म, राइट? हाँ जी, राइट। इस चीज को आप राइट साइड पे ले जाएंगे, क्या कहते हो वैभव? ले जाएं। चलिए, आपने कहा, हम ले गए। सो राइट साइड पे ये 0 बैठा है, ये आने नहीं देगा इसको, तो ये इसको एकदम से क्या कर देगा? क्या करेगा भाई वैभव? 0 आ जाएगा, राइट? इसको उठाकर उधर कर दें, या ऐसे कह लो M2R2 माइनस M1R1 कर दें, है पॉसिबिलिटी ना?
और R2 आपका जो है माइनस M1 अपॉन M2 इंटू R1 हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा इस एक्सप्रेशन को बच्चों। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ओरिजिन के एक साइड पे आपका एक पार्टिकल है, दूसरी साइड पे दूसरा पार्टिकल है जिसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है। आप इनको जनरली पॉजिटिव, इनको जनरली नेगेटिव एक्स एक्सिस लिया करते हो ना बेटे, और ऐसे ही इनको पॉजिटिव, इनको नेगेटिव वाई एक्सिस, इनको पॉजिटिव, इनको नेगेटिव जेड एक्सिस लिया करते हैं, है ना बेटा। और छोटा सा एक एग्जांपल विजुअलाइज करिएगा। कई बार बच्चे आपने देखा होगा पार्क में खेलते हैं, जनरली पार्क्स में कुछ इस तरीके का बना होता है, नाम आप मुझे बताइएगा उसको क्या कहते हैं। ये एक मिडल में ऐसे शार्प सी एज लगी हुई है, ये फिक्स्ड है, ये यहाँ पे एक ये लगा हुआ है कुछ, एक बच्चा इधर बैठा है और एक बच्चा इधर बैठा है ऐसे, और ये दोनों खेल रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? यस, क्या? हाँ ठीक है जी, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका आ गया R1, ये आ गया R2, या ये R1 या ये R2, ठीक है। अब इमेजिन करिएगा एक बच्चा जरा तगड़ा है, एक बच्चा थोड़ा दुबला पतला है। वो चाहते हैं कि रहे ऐसे ही हॉरिजॉन्टल। जो तगड़े वाला बच्चा है उसको दूर बैठना चाहिए कि पास? पास बैठना चाहिए। आपको आता सारा ही है, बस वही बात मैथमेटिकली कह रहे हैं। अगर आपका M1 बड़ा है, M1 अगर आपका बड़ा हो जाए M2 से, तो आपका R2 जो है R1 से बड़ा हो जाएगा। मतलब जो बच्चा थोड़ा दुबला पतला है उसको दूर बैठना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से दूर बैठना चाहिए। जो ठीक ठाक है, स्ट्रॉन्ग है, वो नजदीक बैठ जाएगा। यही बात यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है, राइट बेटे। इसको आप अपने अकॉर्डिंगली सिस्टमेटिक वे में समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। कुछ रिजल्ट्स इसके बारे में आपको पूछा भी जा सकता है कि देखिए जी, यही पूछा जा सकता है कि दो बच्चे हैं खेल रहे हैं, तो ये जो भी आपने कहा इट मे बी देयर बेटे, राइट। समझ आ गया आपको सबको? इसके बाद बेटे कई बार बात आ जाती है कि अगर दोनों बच्चे सेम क्लास के हों, दोनों ही एक जैसे हों, दोनों का मास बराबर हो, भाई भाई हो, जैसे हमारे वंश एंड वैभव लगते हैं, तो उस केस में आइए देखिए हम किस तरीके से अपने रिजल्ट को थोड़ा सा फिर से अमेंड कर सकते हैं। ये आपका पहला केस था बच्चों। सेकंड केस है इफ M1 इज इक्वल टू M2, दोनों का मास बराबर M कह दीजिए। तो फिर अब मैं क्या करूं बेटे, मुझे बताइए अब मुझे क्या लिखना चाहिए? एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड बेटा? बहुत बढ़िया। यहां लिखूं क्या मैं? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिस जिस जगह पर M1 M2 MM लिख दिए जाते हैं अपने आप कुछ हो जाएगा। देखेंगे क्या होता है। MR1 MR2 डिवाइडेड बाई M प्लस M कितना होता है बच्चों? 2M। पक्का? देख लो, गलती मत करवा देना। डिवाइडेड बाई 2M आपने कहा, हमने कर दिया, M खत्म हो गया, ठीक है। जीरो नहीं आएगा यहाँ पे, इट विल बी आर सेंटर ऑफ मास। ये जीरो हम इसी को देख के लिख गए, इट शुड नॉट बी देयर। रिजल्ट को देखना था ना हमने, हमारा जो सेंटर ऑफ मास का रिजल्ट है उसको देखेंगे ना कि ये अलग केस है, ये खत्म हो गया यहाँ पे। सो सेंटर ऑफ मास उस केस में अगर दोनों ही भाई भाई हैं, बराबर बराबर के हैं बच्चे, R1 प्लस R2 का 2 एवरेज आ गया दोनों का, और आप इस तरीके से सेंटर ऑफ मास को बच्चों निकाल सकते हो, राइट। पहले ये बताइए समझ आ गया आपको सारा? अगर ये समझ आ गया ना तो आगे आपका फिर अब गाड़ी चलती जाएगी, फिर कोई रुकेगी नहीं। लेकिन जरूरी है लिखना समझना साथ साथ, जैसे आज आप ऑलरेडी कर रहे हैं। तो रेगुलरिटी अदिति बहुत जरूरी है, छुट्टी नहीं करनी। इसको फिर जनरलाइज कर लेंगे हम एन पार्टिकल्स के लिए, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। सो थैंक यू ऑल बेटा।
इसको थोड़ा सा देख के आइएगा वर्टिकल।